दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम के स्टूडेंट्स के लिए केमिस्ट्री में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर द्रव्य के बारे में। इसका इंग्लिश में मतलब मैटर होता है और इस चैप्टर से जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड जो भी क्वेश्चंस और भी रह जाते हैं अगर क्वेश्चंस, तो हम उसको नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। सो दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। एंड चैनल पे पहली बार आते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। और अगर आप एक पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम के स्टूडेंट हैं तो आप हमारी वेबसाइट को ज़रूर चेक कीजिए। आपको वहाँ पे टॉप 10 गवर्नमेंट कॉलेज या फिर और भी इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पूरी डीपली तरीके से पोस्ट के जरिए लिख के बताई गई है। सो एक बार हमारी वेबसाइट को जरूर चेक करें अगर आप एक पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के स्टूडेंट हैं तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और स्वागत है आप सभी का पांडे जी टेक्निकल में। दोस्तों सबसे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे कि कौन सी वस्तु द्रव्य नहीं है। और यहाँ पे आप 4 ऑप्शन देख पा रहे होंगे जिसमें पहला ऑप्शन कोयला, दूसरा ऑप्शन प्रकाश, तीसरा ऑप्शन लकड़ी और चौथा ऑप्शन कॉपर है। ठीक है, तो देखिए द्रव्य के बारे में सबसे पहले हम कुछ इंफॉर्मेशन जुटा लेते हैं कि द्रव्य किसे कहते हैं। तो ब्रह्मांड 2 अवयवों से मिलकर बना है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कौन कौन सा, एक तो ऊर्जा यानी कि एनर्जी और दूसरा द्रव्य यानी कि मैटर। इन दो जो है वो अवयवों से मिलकर हमारा पूरा यूनिवर्स बना है, ब्रह्मांड बना है। ठीक है, तो हम द्रव्य का डेफिनेशन कैसे याद कर सकते हैं कि वे सभी वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं और जिनमें भार होता है, वेट होता है जिसमें, तथा जिनका ज्ञान हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं, द्रव्य कहलाते हैं। ठीक है, तो इन ऑप्शंस में से प्रकाश जो है वो प्रकाश स्थान नहीं घेरता है और उसमें भार भी नहीं होता है। तो इस चीज से हम क्या ध्यान में रख सकते हैं कि प्रकाश जो है वो द्रव्य नहीं है। सो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एंट्रेंस के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना दोस्तों, बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि m ग्राम द्रव्यमान के लुप्त होने पर ऊर्जा उत्पन्न होगी। और यहाँ पे 4 ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे जिसमें पहला ऑप्शन m² c अर्ग, दूसरा ऑप्शन mc², ठीक है, अर्ग, और तीसरा ऑप्शन है आपका कि m² c अर्ग, और चौथा ऑप्शन है आपका m² c²। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले ध्यान दीजिए कि m ग्राम द्रव्यमान के लुप्त होने पर उत्पन्न ऊर्जा होगी। तो आप द्रव्यमान और ऊर्जा में क्या संबंध जानते हैं? E बराबर mc², और इसे किसने दिया था? आइंस्टीन ने दिया था। तो इसे हम ध्यान में रखेंगे कि द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण भी हम इसे कहते हैं कि द्रव्यमान और ऊर्जा में संबंध होता है E बराबर mc²। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि m ग्राम द्रव्यमान के लुप्त होने पर उत्पन्न ऊर्जा जो होगी वो हमारी हो जाएगी mc² अर्ग। ठीक है ना, तो इस बात से हम ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है दोस्त, और अगर आपको कोई डाउट होता है किसी भी क्वेश्चन में तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपका ज़रूर रिप्लाई देंगे। दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि प्रकृति में जल किस अवस्था में पाया जाता है। ये हमारे जो है वो दैनिक जीवन से रिलेटेड है। और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं जिसमें पहला ऑप्शन ठोस, दूसरा ऑप्शन द्रव, तीसरा ऑप्शन ठोस, द्रव और गैस, चौथा ऑप्शन आपका है गैस। ठीक है, तो प्रकृति में जल जो है वो निम्न 3 अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस, द्रव और गैस, यानी कि सॉलिड, लिक्विड और गैस। 3 अवस्थाओं में हमको जल पाया जाता है। अब कैसे, कौन कौन से? तो ठोस के रूप में हमारा क्या पाया जाता है? बर्फ पाया जाता है, द्रव के रूप में पानी, और गैस के रूप में वाष्प। तो इस चीज़ से हम इसको ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है दोस्त, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि ठोस अवस्था में अणुओं की गतिज ऊर्जा होती है। और यहाँ पे आप 4 ऑप्शन देख पा रहे होंगे जिसमें पहला ऑप्शन गैस के अणुओं से अधिक, दूसरा ऑप्शन गैस द्रव के अणुओं से अधिक, तीसरा ऑप्शन गैस के अणुओं के बराबर, और चौथा ऑप्शन द्रव के अणुओं से कम। तो ठोस अवस्था यानी कि सॉलिड स्टेट में अणुओं की गतिज ऊर्जा जो होती है, काइनेटिक एनर्जी जो होती है, वो द्रव के अणुओं से कम होती है। तो ये बात हम ध्यान में रखेंगे कि ठोस अवस्था में अणुओं की गतिज ऊर्जा जो होती है वो द्रव के अणुओं से कम होती है। ठीक है ना,
दोस्तों बढ़ते तो यहाँ पे आपका जो है वो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप ऐसे करेंगे, ठीक है। एंड कंसेप्ट को ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर कीजिए। जितने भी चैप्टर्स आपके दिए गए हैं बुक में सबको आपको डीपली पढ़ना है, सो इस बात का ध्यान हमेशा रखिए, ठीक है दोस्त। बढ़ते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि अंतराणुक बल अधिक होता है। और यहाँ पे आप 4 ऑप्शन देख पा रहे होंगे, जिसमें पहला ऑप्शन आपका कह रहा है कि ठोस में, दूसरा ऑप्शन द्रव में, तीसरा ऑप्शन गैस में और चौथा ऑप्शन तीनों में समान, ठीक है। अंतराणुक बल सबसे अधिक ठोस में होता है और सबसे कम गैस में होता है। तो ये बात हम ध्यान में रखेंगे, ठीक है दोस्त। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है कि जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उस ताप को कहते हैं, ठीक है। तो उस ताप को हम क्या कहते हैं? जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो उस ताप को हम क्या कहते हैं? तो उस ताप को हम क्वथनांक कहते हैं। तो इस बात को हम ध्यान में रखेंगे। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर में आपको ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उसे हम क्वथनांक कहते हैं, बॉइलिंग कहते हैं, ठीक है ना। और जल का क्वथनांक जो होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। तो इस बात को हम ध्यान में रखेंगे और इसे इस तरीके से भी याद कर सकते हैं कि वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव उबलना शुरू हो जाता है, ठीक है, उसका क्वथनांक कहलाता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से सिंपल भाषा में याद कर सकते हैं। और आप जानते हैं कि जल जो होता है वह 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलने लगता है। तो इस बात को हम इससे ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्त। तो हम ऑप्शन नंबर सी को टिक करके आएंगे। अब दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा काफी इंपॉर्टेंट है कि किस पदार्थ का ताप बढ़ाने पर उसके अणुओं की गतिज ऊर्जा में होगी, किसी पदार्थ का, जो किसी भी पदार्थ है, कोई भी पदार्थ है, उसका अगर हम ताप बढ़ा देते हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हैं तो उसके अणुओं की ऊर्जा में होगी, क्या होगी? तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जिसमें पहला ऑप्शन वृद्धि होगी, दूसरा ऑप्शन अपरिवर्तित, तीसरा ऑप्शन कमी और चौथा ऑप्शन पहले कमी फिर वृद्धि। तो किसी भी पदार्थ का ताप अगर हम बढ़ा देते हैं तो उसके अणुओं की ऊर्जा जो होगी वो वृद्धि होगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऑप्शन नंबर ए को टिक करके आएंगे। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एंट्रेंस के लिए कि किसी पदार्थ का ताप बढ़ाने पर उसके अणुओं की ऊर्जा जो होगी वो वृद्धि होगी ऊर्जा में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, इसलिए हम ऑप्शन नंबर ए को टिक करके आएंगे कि वृद्धि होगी, ठीक है दोस्त। बढ़ते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि अंतराणुक बल नगण्य होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है वो सबसे कम किस में होता है? नगण्य का मतलब यही होता है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया कि अंतराणुक बल सबसे अधिक ठोस में होता है और सबसे कम गैस में होता है। तो यही क्वेश्चन हमने इस वीडियो में इंक्लूड कर दिया क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप इसे ध्यान में नहीं रखेंगे, इसलिए हमने इस क्वेश्चन को भी इंक्लूड कर दिया। तो अंतराणुक बल सबसे कम जो होता है वो गैस में होता है। सो इस बात को ध्यान में रखिए, ठीक है दोस्त। और दोस्तों एक बात मैं कहना चाहूँगा कि हम जब भी कम्युनिटी टैब में अपने क्वेश्चंस को जो डालते हैं तो आप जो है वो हमेशा हर सुबह में 10 बजे आपको क्वेश्चन जो है वो जो कम्युनिटी टैब में डाल दिया जाएगा। और अगर आपने सही आंसर देना है तो आपको कमेंट में हमें सही आंसर लिख सकते हैं और पोल पर 4 पोल दिए गए होंगे, चारों पोल में से किसी पोल पे क्लिक करके आप उसका आंसर दे सकते हैं। रेगुलर सुबह में आपको 10 बजे वो अपलोड कर दिया जाएगा, वो डाल दिया जाएगा अपने कम्युनिटी टैब में। तो आप हमारे चैनल के कम्युनिटी टैब में आके उस पोल को कर सकते हैं, या फिर अगर आपने सब्सक्राइब किया है हमारे चैनल को तो आप रूपी आपके जो है वो स्क्रीन पे आ जाएगा वो क्वेश्चन, ठीक है। तो आप उसे ज़रूर उसमें पार्टिसिपेट कीजिएगा, वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके एंट्रेंस के प्रिपरेशन के लिए, ठीक है दोस्त। बढ़ते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि निम्न पदार्थ ऊर्ध्वपातज है। और यहाँ पे 4 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जिसमें पहला ऑप्शन सल्फर, दूसरा ऑप्शन नौसादर, तीसरा ऑप्शन बर्फ और चौथा ऑप्शन कोयला, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं कि ऊर्ध्वपातज क्या होता है, ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है वो टॉपिक है ऊर्ध्वपातज। तो देखिए ऊर्ध्वपातज एक प्रकार का ऐसा पदार्थ होता है, एक कुछ ऐसे भी ठोस पदार्थ होते हैं
जिन्हें हम गर्म करते हैं तो वो बिना द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए डायरेक्ट गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। अब इसका आप एग्जाम्पल जानते होंगे, लेकिन इससे पहले अगर आपने ऊर्ध्वपातज का नाम नहीं सुना होगा तो आप उस एग्जाम्पल को नहीं बता सकते हैं। लेकिन मोस्टली ऑफ द स्टूडेंट, लगभग सारे स्टूडेंट्स इस एग्जाम्पल को जानते होंगे। और मैं ये एग्जाम्पल बताना चाहूँगा कि ये एग्जाम्पल कपूर का है। कपूर को आप जलाते हैं तो कपूर तो पहले सॉलिड स्टेट में रहता है, ठोस अवस्था में रहता है, लेकिन उसको जलाने पे वो द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना वो गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। तो ऐसे पदार्थों को हम ऊर्ध्वपातज कहते हैं, सब्लिमेट कहते हैं, ठीक है। और यह प्रक्रम जो होती है उसको हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं, ठोस से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाना, ठीक है। अब इसका उदाहरण कई हैं, जैसे नौसादर है, कपूर है, आयोडीन है इत्यादि है, लेकिन हम इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल कपूर के नाम से जान सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि निम्न पदार्थ में ऊर्ध्वपातज है, तो इसमें देखा जाए कि कौन सा ऑप्शन दिया है। तो पहला ऑप्शन है सल्फर, दूसरा ऑप्शन है नौसादर, तीसरा ऑप्शन है बर्फ और चौथा ऑप्शन है कोयला। तो अभी अभी आपने जो है वो डिस्कस किया कि नौसादर जो है वो एक ऊर्ध्वपातज पदार्थ का एग्जाम्पल है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्त। तो यहाँ पे हम ऑप्शन नंबर बी को टिक करके दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि। ये क्वेश्चन 2009 में पूछा गया है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप चार ऑप्शन देख पा रहे होंगे, जिसमें पहला ऑप्शन आपका कह रहा है कि जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, दूसरा ऑप्शन जल का क्वथनांक कम हो जाता है, तीसरा ऑप्शन दाब स्थिर रहता है और चौथा ऑप्शन कोई पदार्थ बाहर नहीं निकल पाता, ठीक है। तो प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, इसका एक कारण है कि देखिए प्रेशर कुकर में वाष्प जो है वो बाहर नहीं निकल पाती। जब भी हम किसी भी चीज़ को पकाते हैं, मान लीजिए दाल को ही पकाते हैं, तो उसमें जो वाष्प बनती है वो बाहर नहीं निकल पाती। इस कारण कुकर में जो है जल जो होता है उस पर दाब अधिक बढ़ जाता है और इसका क्वथनांक, दाब बढ़ने से इसका क्वथनांक भी बढ़ जाता है, ठीक है ना। इसीलिए जो है वो दाल बहुत जल्दी से पक जाता है, ठीक है। तो यही मात्र एक कारण है कि प्रेशर कुकर में जो है वो खाना जल्दी पक जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, ठीक है। जल का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बढ़ जाता है, इससे खाना जल्दी पक जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसलिए हम ऑप्शन नंबर ए को टिक करके आएंगे। सो दोस्तों आशा करते हैं आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा है तो हमें लाइक करके बताइए, कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। एंड वाकई में अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा, अधिक से अधिक फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, ताकि हम भी आपको अच्छे से प्रिपरेशन करा पाएँ और आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चंस ला पाएँ, ठीक है दोस्त। और लास्ट में बस इतना ही कहना चाहूँगा कि जो भी कम्युनिटी टैब में आपको क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उसका डेफिनेटली आप आंसर दीजिए, इससे आपकी प्रिपरेशन और भी ज़्यादा बेहतर हो पाएगी, ठीक है दोस्त। सो कैसा लगा ये वीडियो हमें ज़रूर बताइए एंड वीडियो पसंद आने पर वीडियोज़ को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।